हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में जो एसएसटी आपका पार्ट होता है पेपर 2 में, तो उसके लिए एनसीईआरटी से मैं एसएसटी पढ़ा रही हूँ। नई वाली एनसीईआरटी की किताबें मैं पढ़ा रही हूँ। तो क्लास 6 की पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 7 की बुक के 3 अध्याय मैंने पढ़ा भी दिए हैं। आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे, नवारंभ नगर एवं राज्य। पिछले वीडियो में मैंने आपको मौसम और जलवायु के बारे में बताया था, ऋतुओं के बारे में बताया था। जियोग्राफी के लेसन थे 3, अब हिस्ट्री के लेसन की शुरुआत हो रही है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 है नवारंभ नगर एवं राज्य। अच्छा लेसन है, हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। पहले क्या था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की अलग अलग किताबें चलती थी एनसीईआरटी में, लेकिन किताबें बदल चुकी हैं। अब एक ही किताब में सभी का समावेश किया गया है। तो ये क्लास 7 की बुक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 8 की बुक की शुरुआत भी मैं कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, राज्य की रक्षा के लिए राजधानी तथा सीमांत नगरों की दुर्गबंदी आवश्यक है। भूमि ऐसी होनी चाहिए जो न केवल जन सामान्य का पोषण कर सके, अपितु आपदाओं के समय आगंतुकों का भी निर्वाह कर सके। राज्य क्षेत्र रमणीय होना चाहिए, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र, खनिज युक्त प्रदेश, काष्ठ वन, गज वन, गोधन संपन्न चरागाह विद्यमान हो। जल के लिए केवल वर्षा पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, अपितु राज्य में नदियां, जलाशय तथा अन्य स्रोत भी हों। सड़कें तथा जलमार्ग सुगम व सुव्यवस्थित होने चाहिए। राज्य में उत्पादक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जो विविध प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण हो। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है, वहीं से ये लाइन ली गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले एक चित्र दे दिया गया है। ये मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह है, आधुनिक राजगीर, बिहार में। एक प्रमुख संरचना के समावेश। तो मगध की जो राजधानी थी उसके ये कुछ समावेश हैं जो बचे हुए हैं, संरचना के अवशेष हैं, प्रमुख संरचना के अवशेष। महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। भारत में द्वितीय नगरीकरण से क्या अभिप्राय है? जनपदों और महाजनपदों का भारत के प्रारंभिक इतिहास में क्या महत्व है? और इन जनपदों और महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली का विकास किया? तो इन्हीं के बारे में नीचे जानेंगे। लिखा है, याद करें द्वितीय शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभिक काल में, अर्थात 2000 सामान्य संवत पूर्व के कुछ शताब्दियों पश्चात की बात हो रही है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाने वाली सिंधु अथवा हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता का विघटन हो गया था। उसके अनेक नगर परित्यक्त हो गए। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। तो ये बात हो रही है द्वितीय शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभिक काल में। भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता कही जाती थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो इसका विघटन हो गया था। अनेक नगर थे वो परित्यक्त हो गए थे, यानी कि लोगों द्वारा परित्याग कर दिया गया था उनका। कुछ लोगों पर, कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, लेकिन उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि हड़प्पा कालीन नगरों के समस्त घटक लुप्त हो गए थे। तो नगरों के जो समस्त घटक थे वो लुप्त हो गए थे, तो लोग ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटे। जैसे भव्य निजी एवं सार्वजनिक भवन, भीड़ भाड़ वाले मार्ग एवं व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों के समूह, जैसे धातुकार है, कुम्हार, स्थापत्यकार, बुनकर, हस्तशिल्पी आदि। तो जो शिल्पकारों के समूह थे वो भी नहीं रहे थे। लेखन प्रणाली, उन्नत स्वच्छता व्यवस्था, एक व्यवस्थित शासन तंत्र तथा इसके पीछे विद्यमान एक बृहत शासकीय संरचना जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था। इस प्रकार 6 शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक भारत से नगरीय जीवन लुप्त प्राय रहा। यद्यपि भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे। तो कहीं कहीं ही नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान रहे थे, बाकी सब जगह जो नगरीय जीवन था वह लुप्त हो गया था। लुप्त प्राय का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र दिया गया है एक। गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग ने महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में अहम भूमिका निभाई है। इसके आगे नीचे लिखा हुआ है,
फिर ये चित्र समझ में आएगा, ये बीच में दे दिया गया है। आगे लिखा है, निसंदेह भारत के प्राचीन इतिहास में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्कृतियां विद्यमान थीं, जिनका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर रहे। इसके उपरांत प्रथम शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में विशेषतः गंगा के मैदानी भाग, सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ। तो अब बात हो रही है गंगा के मैदानी भाग और सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों के, और इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र थे, यहाँ पर एक नवीन और जीवंत नगरीकरण का एक चरण प्रारंभ हुआ, जिसका क्रमशः संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। इस नवीन नगरीकरण के साक्ष्य हमें दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक उत्खनन, जिनसे इन प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है, और प्राचीन साहित्य जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध तथा जैन साहित्य, जिनमें इन नवीन नगरों का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमें नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? गंगा के मैदानी भाग और सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्रों और निकटवर्ती क्षेत्रों में। आगे लिखा है, नगरीकरण के इस नए चरण को प्रायः भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता आ रहा है। आइए देखें नगरीकरण का यह चरण कैसे विकसित हुआ। तो नगरीकरण का ये जो द्वितीय चरण है, ये कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में जानेंगे। अब ये चित्र आप देख लीजिए। गंगा के उपजाऊ मैदानी भाग ने महाजनपदों के फलने फूलने तथा समृद्ध होने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि गंगा का जो उपजाऊ मैदान था, वहां सभी परिस्थितियां मौजूद थीं, तो इसीलिए लोग वहां पर रहने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि वहां पर पानी भी उपलब्ध था, उपजाऊ भूमि भी थी, कृषि योग्य भूमि थी, जल की जो उन्हें जरूरत होती थी सिंचाई के लिए, वो भी उपलब्ध था। तो गंगा के जो मैदानी भाग हैं वो उपजाऊ हैं, ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हैं। तो यही इस मानचित्र में दर्शाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जनपद एवं महाजनपद। नगरीकरण का द्वितीय चरण है, तो सबसे पहले लिखा है जनपद एवं महाजनपद। तो द्वितीय शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी। लोग स्वयं को कुलों अथवा वंशों के रूप में संगठित करने लगे, जो संभवतः समान भाषा या सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते थे। तो द्वितीय शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के उत्तरार्ध की बात हो रही है। उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां थीं, ये धीरे धीरे स्वयं को पुनर्गठित यानी कि संगठित करने लगी। पुनर्गठित का मतलब है दोबारा से। लोग स्वयं को कुलों और वंशों के रूप में संगठित करने लगे और समान भाषा और परंपराओं को साझा करते थे। आगे लिखा है, प्रत्येक कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया, जिसे जनपद कहा गया, जो एक राजा या शासक द्वारा शासित होता था। तो प्रत्येक कुल या इसे ही वंश कह लीजिए, एक नियत भूभाग से जुड़ गया, जिसे कहा गया जनपद, और यहाँ पर जो शासक होता था वह होता था राजा। राजा शासन करता था। संस्कृत में जनपद का अर्थ है जहां जन ने अपने पद रखे, यानी जन और पद। जन माने लोग, पग माने पैर, पद माने पैर या पग या चरण। तो जहां लोगों ने अपने चरण रखे वहां कहा गया जनपद, अर्थात जहां लोग निवास करने लगे। जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों तथा वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ, वे विभिन्न जनपदों को आपस में जोड़ने लगे। तो जैसे जैसे व्यापारिक मार्गों का विस्तार हुआ, वाणिज्यिक तंत्रों को विस्तार किया गया, वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार किया गया, तो जो विभिन्न जनपद थे ये आपस में जुड़ने लगे। वैसे वैसे ये जनपद भी विकसित होने लगे। 8वीं या 7वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व तक कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। तो पहले कुल या वंश थे, ये एक नियत जगह पर रहने लगे, तो उसे कहा गया जनपद, वहां शासन करता था राजा। फिर जब व्यापारिक मार्ग और वाणिज्यिक तंत्र विकसित हो गए, तो जनपद भी आपस में जुड़ने लगे और मिलकर विशाल राजकीय इकाइयों में परिवर्तित हो गए, तो इन्हें कहा गया महाजनपद। आगे लिखा है, प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग अलग सूचियां मिलती हैं, परंतु एक प्रमुख प्रचलित सूची के अनुसार 16 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। तो 16 महाजनपद थे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण किताबें हैं आपकी उसमें 16 महाजनपद ही दिए गए हैं, और एनसीईआरटी में पहले भी 16 महाजनपद बताए गए थे और इसमें भी लिखे हुए हैं। तो ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में अंग तथा मध्य में
मध्य भारत में अस्मक यानी गोदावरी नदी के निकट तक विस्तृत थे। संभवतः इनके अतिरिक्त अन्य महाजनपद एवं छोटे छोटे स्वतंत्र जनपद भी रहे होंगे। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके अतिरिक्त भी जनपद रहे होंगे, महाजनपद, और छोटे छोटे जनपद भी रहे होंगे, लेकिन प्रमुख जो थे वो 16 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, ध्यान दीजिए। अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानी भाग में केंद्रित थे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। गंगा के उर्वर मैदान, जिसके कारण कृषि कार्यों का विकास संभव हुआ, समीपवर्ती पहाड़ियों में लौह की उपलब्धता और नवीन वाणिज्यिक पथों का विकास एवं विस्तार। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मानचित्र में महाजनपदों की राजधानियों को दर्शाया गया है। नीचे एक मानचित्र दिया गया है, अभी आपको दिखाएंगे। इनमें से अधिकांश नगर विशाल तथा सुदृढ़ प्राचीरों यानी किलों से युक्त थे। तो मानचित्र में महाजनपद की जो राजधानियां हैं वो दर्शाई गई हैं। अधिकांश जो नगर थे ये विशाल और सुदृढ़ प्राचीरों से युक्त थे, जिनके बाहर सुरक्षा हेतु एक गहरी परिखा यानी खाई बनाई जाती थी। प्रायः दुर्ग की प्राचीरों के प्रवेश द्वार जानबूझकर सकरे बनाए जाते थे, जिससे नगर में प्रवेश और निकास करने वाले जनों एवं वस्तुओं का प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। तो ये जानबूझकर प्रवेश द्वार और निकास द्वार छोटे बनाए जाते थे, ताकि जो भी वस्तुएं आ रही हैं या जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन पर प्रहरियों द्वारा नियंत्रण किया जा सके। विचारणीय तथ्य यह है कि प्राचीन राजधानियां आज भी नगरों के रूप में विद्यमान हैं। ये आधुनिक नगर वस्तुतः 2500 वर्ष प्राचीन है। अब यहाँ पर देखेंगे एक शब्द परिखा यानी खाई। तो किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा तथा चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था, ताकि शत्रु जो है किले के पास तक ना आ सके। अब यहाँ पर पहले मानचित्र देख लीजिए। ये दिखाई गई हैं जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियां भी दर्शाई गई हैं और 16 महाजनपद भी दर्शाए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16 महाजनपदों का मानचित्र, ध्यान रहे इनकी सीमाएं अनुमानित हैं। तो ये जो सीमाएं दिखाई गई हैं ये अनुमानित हैं, बस आप ये 16 महाजनपद देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ से पढ़ना है, प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखा है, प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था। तो प्रत्येक जो जनपद है इसमें एक सभा होती थी, या इसे ही परिषद कह लीजिए, जिसे सभा या समिति भी कहा जाता था। इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। स्मरण कीजिए, भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में बताया गया था कि ये शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं, जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आगे लिखा है, संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ जन होते थे। राजा से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह स्वेच्छाचारी शासन करे। एक सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों, सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय ले। कुछ ग्रंथों के अनुसार
यदि कोई राजा अयोग्य होता तो सभा द्वारा उसे पदच्युत भी किया जा सकता था। यानी राजा ऐसा नहीं था कि अपनी स्वेच्छा से शासन करे, राजा को समिति और सभा से परामर्श लेना होता था, और यदि कोई राजा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता तो लोग उसे अयोग्य घोषित कर देते और सभा द्वारा उसे पदच्युत भी कर दिया जाता, यानी कि पद से हटा दिया जाता। यद्यपि ऐसे उल्लेख महत्वपूर्ण हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधि सम्मत परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास उस कालखंड के पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर इस मानचित्र में 16 जो जनपद दर्शाए गए हैं, तो एक बार आप 16 महाजनपद के नाम भी याद रखिए। तो बता देती हूँ 16 महाजनपद कौन कौन से थे। यहाँ पर ये आप देखेंगे कंबोज, उसके बाद गांधार, फिर अस्मक, सभी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, लेकिन राजधानियां भी साथ में दर्शा दी गई हैं। सूरसेन, मत्स्य, ये रहा मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। कुरु, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ ये, और चेदी इसकी थी त्रिपुरी। पांचाल तो इसकी थी पांचाल की अहिचत्र, अहिचछत्र, और मल्ला तो मल्ल होगा, मल्ला भी कहीं कहीं लिखा। इसकी थी कुशीनारा, जिसे अब कुशीनगर कहते हैं। वाराणसी, काशी, और अवंती, उज्जैनी थी इसकी, वर्तमान उज्जैन, और अंग की चंपा, मगध की राजगृह, और विरज्जी की वैशाली, कौशल श्रावस्ती। तो ये सब आप याद रखिए, इनके साथ राजधानी भी लिखी हुई हैं। तो 16 महाजनपद याद रखिए, अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ला, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, गांधार और कंबोज। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक ये रह गया था गांधार। अब पूरे 16 महाजनपद और ये इनकी वो बना दी हैं यहाँ पर गोले, तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गांधार की तक्षशिला थी, ये याद रखिए। आगे लिखा हुआ है, अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। आगे लिखा है, अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्रियों तथा वरिष्ठ जनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता था। राजा का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था, अर्थात वर्तमान राजा साधारणतः पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था। वंशानुगत का मतलब ये होता है, जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है तो राजा का पुत्र राजा बनता है, और जो वर्तमान राजा होता था वह पूर्ववर्ती राजा का पुत्र होता था। राजा के प्रमुख उत्तरदायित्व होते थे
कर संग्रह करना यानी राजस्व इकट्ठा करना, शासन व विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ प्राचीरें यानी दुर्ग और परिखाएं बनवाना तथा अपने राज्य की रक्षा हेतु सैन्य बल का संचालन करना या परिस्थिति के अनुसार समीपवर्ती राज्यों से युद्ध करना। तो ये सभी राजा के कार्य हुआ करते थे। आगे लिखा हुआ है, मगध यानी जो वर्तमान बिहार में स्थित था, कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग तथा अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग, ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। तो ये महाजनपद और उनकी राजधानी तो यहाँ पर दर्शाई ही गई हैं। तो ये याद रखिए, गांधार की तक्षशिला थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, विराट की मत्स्य, ये सब उनकी राजधानी दर्शाई गई हैं। 16 महाजनपद हैं। तो ये जो कुछ इसमें से जो प्रमुख थे वो बताए गए हैं कि कौशल वर्तमान उत्तर प्रदेश का भाग था और मगध वर्तमान बिहार में स्थित था और अवंती जो है वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग था। तो ये सब उस समय शक्तिशाली महाजनपद थे। आगे लिखा है, हालांकि 2 महाजनपदों वज्जी यानी व्रज्जी भी इसे कह देते हैं, वज्जी भी कह देते हैं, एवं उसके समीपवर्ती राज्य मल्ल की शासन पद्धति भिन्न थी। तो ये 2 महाजनपद ऐसे थे, इनमें शासन पद्धतियां अलग थी। इन महाजनपदों में सभा या समिति को अधिक शक्तियां प्राप्त थीं तथा यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श एवं आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि इन महाजनपदों में राजा का चयन भी सभा अथवा सभा समिति द्वारा किया जाता था। इसका तात्पर्य यह है कि महाजनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गढ़ अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। इनकी शासन प्रणाली को गणतांत्रिक प्रणाली कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे, यानी कि इनमें राजा भी सभा के सदस्यों द्वारा चयनित होता था। 2 महाजनपदों की बात हो रही है, वज्जी और मल्ल की। तो इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे तथा प्रमुख निर्णयों का निर्धारण करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों को प्रायः प्रारंभिक गढ़ राज्य कहा, क्योंकि ये विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक थे। तो ये जो 2 महाजनपद हैं, ये विश्व की सर्वप्रथम गणतांत्रिक प्रणालियों में से एक हैं, व्रज्जी और मल्ल। इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये एक चित्र दर्शाया गया है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में एक भवन समूह के अवशेष। तो वत्स की जो राजधानी थी कौशाम्बी, उसमें भवन के कुछ अवशेष हैं। तो आप देख लीजिए, पक्की ईंटों से बने हुए हैं ये भवन, इनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य नवीन प्रयोग। जनपदों तथा महाजनपदों का यह युग गंभीर परिवर्तनों का काल था, जो वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित करता रहा। कक्षा 6 के भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में हमने देखा कि इस काल में उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेक नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ तथा उनसे संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना भी हुई। तो ये क्लास 6 वाली बुक में पढ़ चुके हैं। इन विचारों को विद्वानों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में यात्रा करते हुए अथवा तीर्थ यात्राओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। इस समय भारतीय कला का नवीनीकरण हुआ, जो आगे चलकर साम्राज्य काल में पुष्पित पल्लवित हुआ। आगे लिखा है, नगरीकरण तकनीकी के बिना संभव नहीं है। हमने पूर्व में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताम्र और कांस्य धातु कला में दक्ष थे। अब इस द्वितीय नगरीकरण प्रक्रिया में लौह धातुकर्म की तकनीक का प्रयोग एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भारत के अनेक क्षेत्रों में द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के प्रारंभ में ही लौह निष्कर्षण एवं उसे आकार देने वाली विधियां विकसित हो चुकी थी। तो ये बात हो रही है द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत के प्रारंभ में ही लौह निष्कर्षण और उसे आकार देने वाली विधियां विकसित हो चुकी थी, यानी लोहे से वस्तुएं बनाई जाना प्रारंभ हो चुका था। परंतु दैनिक जीवन में लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों बाद व्यापक हुआ। द्वितीय सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत तक लोहे के उपकरण कृषि में प्रयुक्त होने लगे, जिससे कृषि का विस्तार हुआ, क्योंकि पहले जो कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो तो पत्थर के थे। तो ये द्वितीय सहस्त्राब्दी में सामान्य संवत पूर्व के अंत तक लोहे के उपकरणों का कृषि में भी प्रयोग होने लगा था। साथ ही लोहे के बने हथियार जैसे तलवार, भाले,
तीर, ढाल इत्यादि कांस्य की तुलना में अधिक हल्के, तीव्र और प्रभावशाली सिद्ध हुए। तो कांस्य की तुलना में लोहे के औजार ज्यादा प्रभावशाली हुए। आगे लिखा है, इस काल में युद्धों के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जो संभवतः विभिन्न महाजनपदों के मध्य हुए होंगे। यद्यपि उनकी बारंबारता या भीषणता स्पष्ट नहीं है। इन युद्धों और कभी कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो युद्धों के साक्ष्य प्राप्त नहीं है, यानी कि प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि विभिन्न महाजनपदों के मध्य युद्ध भी हुए हैं। आगे लिखा है, भारत में प्रथम बार सिक्कों का प्रयोग एक अन्य नवाचार था। व्यापार के विस्तार ने मुद्रा की आवश्यकता को जन्म दिया। शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों, यहाँ तक कि प्रदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयुक्त होने लगे। तो भारत में सिक्कों का जब प्रयोग होने लगा तो ये एक अन्य नवाचार था। व्यापार का विस्तार हुआ तो सिक्कों की आवश्यकता हुई और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया सिक्कों को। शीघ्र ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों, यहाँ तक कि विदेशों में भी विनिमय हेतु प्रयुक्त होने लगे। भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते थे, यानी कि जो प्रारंभिक सिक्के हैं वो किसके थे? चांदी के, जो एक नरम धातु है। चांदी जो होती है वो नरम होती है। तो प्रारंभिक सिक्के जो थे वो चांदी के थे। इसमें प्रतीकों या चिन्हों को आहत कर अंकित किया जाता था। इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। कालांतर में तांबा, सोना तथा अन्य धातुओं के सिक्के भी बनने लगे। सामान्यतः प्रत्येक महाजनपद अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता था, परंतु व्यापार में समीपवर्ती राज्यों की मुद्राएं भी प्रचलित थीं तथा परस्पर विनिमय में प्रयुक्त होती थीं। तो जो प्रत्येक महाजनपद था अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता था, लेकिन जो आसपास के राज्य थे उनकी मुद्राएं भी प्रचलित थीं और परस्पर जो विनिमय होता था, यानी आदान प्रदान होता था, उनमें प्रयुक्त होती थी। आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्ण जाति व्यवस्था। हमने देखा कि कैसे सभ्यता के उदय के साथ साथ मानव समाज और अधिक जटिल होता गया। जब कभी भी ऐसा होता कि समाज स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता, जैसे वर्ग, व्यवसाय या अन्य किसी आधार पर, उदाहरण के लिए शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प, कला इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग समूह हो सकते थे। नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में, पहले चित्र दिए गए हैं, यानी कि ये बताया जा रहा है कि समाज जो है स्वयं को विभिन्न समूहों में संगठित कर लेता था, या तो वर्ग के आधार पर या व्यवसाय या किसी अन्य के आधार पर। उदाहरण के लिए शासन, प्रशासन, धर्म, शिक्षा, व्यापार, नगर नियोजन, कृषि, शिल्प, कला इत्यादि से संबंधित अनेक कार्य के लिए अलग अलग समूह हो सकते थे, यानी जो ये कार्य करते थे उनका अलग अलग समूह होता था। बस इतना बताया जा रहा है। नीचे दिया गया है ये चित्र। ये सांची स्तूप का एक पैनल जिसमें लौह धातु कार्यशाला दर्शाई गई है। इसमें श्रमिकों को जलावन की लकड़ी एवं जल लेकर जाते आग जलाते लोहा पीटते हुए दिखाया गया है। तो इसमें जो है लोग लकड़ी लेकर जा रहे हैं, आग जलाते हुए दिखाया गया है और लोहा पीटते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में सांची के स्तूप का है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर भारत के विभिन्न प्राचीन नगरों से प्राप्त कुछ आहत सिक्के। तो इस तरीके के भाई सिक्के होते थे, आप देख सकते हैं इन पर इस तरीके से ये कुछ छपा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक आदर्श समाज में ये सभी समूह एक दूसरे के पूरक होते थे। कौन से समूह? जिनके बारे में ऊपर बात हुई थी, जिनके कार्य के आधार पर अपना अपना समूह बना लेते थे। कोई कृषक होता था, कोई शिल्पकार होता था, कोई शिक्षक होता था, तो उन्हीं की बात हो रही है। तो एक आदर्श समाज में ये सभी समूह एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा समरसता से कार्य करते हैं, परंतु अधिकांशतः ये विभाजन असमानताओं को भी जन्म देता है। जैसे कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति, शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रायः मानव ने कल्पना की है, परंतु शायद ही कोई समाज इसे पूरी तरह प्राप्त कर सका हो।
तो समानता तो नहीं प्राप्त कर सका कोई भी समाज, यही बताया जा रहा है। आगे लिखा है भारतीय समाज दो प्रकार की व्यवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ग था जाति। जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे या जीविका से जुड़े थे, जैसे कृषि, धातु कर्म, वाणिज्य या किसी हस्तकला में दक्षता। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता था। प्राय एक जाति के भीतर और भी उपजातियां होती थीं, जिनके अपने रीति रिवाज जैसे विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान या भोजन की परंपराएं अलग अलग होती थीं। तो जाति जो होती थी, इनके जो कार्य होते थे उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता था। किसी विशेष पेशे या जीविका से ये जुड़े होते थे, जैसे कृषि से या धातु कर्म से या वाणिज्य से या किसी हस्तकला में दक्ष होते थे। और ये कौशल जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। एक जाति के भीतर कई उपजातियां भी थीं, जिनके अपने रीति रिवाज थे, और ये जो जातियां थीं, इनके रीति रिवाज में विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान और भोजन की परंपराएं थी। आगे लिखा है दूसरी श्रेणी थी वर्ण, जो वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एक अवधारणा थी। वर्ण 4 प्रकार के माने गए हैं। ब्राह्मण, जो ज्ञान को सुरक्षित रखने, उसका प्रचार प्रसार करने और यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य में लगे रहते थे। दूसरा लिखा है क्षत्रिय, जिनका कार्य समाज और देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना था, तो ये कार्य था क्षत्रिय का। वैश्य, जिनका कार्य समाज की समृद्धि बढ़ाना था, जैसे व्यापार, व्यवसाय या कृषि। और शूद्र, जो शिल्प कला, निर्माण, सेवा या अन्य कार्यों में संलग्न रहते थे। तो 4 वर्ड थे, ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे लिखा है यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है, लिखा है आपने अंग्रेजी शब्द कास्ट सुना होगा। यह शब्द पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से आया है। 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली यात्री भारत आए तो उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। कुछ विद्वान कास्ट का प्रयोग वर्ड के संदर्भ में करते हैं, जबकि अधिकांश इसे जातियों के लिए प्रयुक्त मानते हैं। कुछ दूसरे विद्वान कास्ट शब्द का प्रयोग संपूर्ण वर्ण जाति व्यवस्था को इंगित करने के लिए करते हैं। तो हम लोग भी कास्ट का प्रयोग जाति के लिए करते हैं। आगे लिखा है ग्रंथों और अभिलेखों से मिले ऐतिहासिक प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। उदाहरण के लिए लंबे समय तक अकाल या प्राकृतिक आपदा के कारण किसी कृषक समुदाय को अपने क्षेत्र से नगर की ओर पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाना पड़ता था। यानी कुछ ग्रंथों और अभिलेखों में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति और समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते थे। अब जो कृषक है, अब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कृषि नहीं हो पा रही है, तो वे पलायन कर जाते थे और अब किसी अन्य कार्य को करने लगते थे। कुछ ब्राह्मण व्यापार यहाँ तक के सैनिक कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते थे। यह जटिल प्रणाली भारतीय समाज की रचना में सहायक रही, जो समाज की गतिविधियों, विशेषता आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने में उपयोगी रही, और इसने समाज को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। किंतु समय के साथ यह प्रणाली कठोर होती चली गई, जिससे निम्न जातियों या उन समुदायों के प्रति असमानता और भेदभाव बढ़ा, जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए। इस प्रक्रिया का अध्ययन आगे की कक्षाओं में किया जाएगा। आगे लिखा है वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पीढ़ियों से अनेक विद्वानों ने इसके असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया। यह आम सहमति है कि प्राचीन काल में यह व्यवस्था अपेक्षाकृत भिन्न थी, लेकिन समय के साथ विशेषता ब्रिटिश शासनकाल में यह अत्यधिक कठोर हो गई। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही, परंतु यह एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही। अन्य अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थीं, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में विशेषकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपराओं में करेंगे। तो केवल जाति व्यवस्था ही नहीं थी, और भी जो अनेक व्यवस्थाएं थीं वो भी अस्तित्व में थी। उनका अध्ययन भी आगे के अध्यायों में मिलेगा। आगे लिखा हुआ है जाति व्यवस्था के बारे में थोड़ा ही इसमें दिया गया है। भारत के अन्य भागों में विकास। तो प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में व्यापार, तीर्थ यात्रा, सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित हुए। इनमें 2 मार्ग उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। तो अन्य भागों में विकास कैसे हुआ? प्रथम सहस्त्राब्दी की बात हो रही है। सामान्य संवत पूर्व में व्यापार, तीर्थ यात्रा और सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित हुए आदि के उद्देश्य से। तो इनमें 2 मार्ग थे महत्वपूर्ण, उत्तरापथ और दक्षिणापथ।
जिनका उल्लेख साहित्य में भी है। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से गंगा के मैदानों और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। तो प्रथम मार्ग जो था यह उत्तर पश्चिम से गंगा के मैदानों को और वहां से पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था, और द्वितीय मार्ग जो था ये कौशाम्बी, जो उस समय महाजनपदों में से एक की राजधानी थी, वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण की ओर जाता था। जब हम भारत में साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे तब इन मार्गों पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अनेक समांतर मार्ग भी भारत के अन्य भागों को जोड़ते थे। तो ये जो 2 मार्ग बताए गए हैं इनका अध्ययन बाद में करेंगे डिटेल में, यहाँ पर थोड़ा ही लिखा है। दक्षिणापथ और उत्तरापथ जो 2 ये मार्ग थे इनके बारे में बस थोड़ा ही दिया गया है। आगे लिखा है इसके अतिरिक्त और भी मार्ग थे जो अन्य भागों को जोड़ते थे, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, जो व्यापार के लिए सक्रिय केंद्र थे। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर उभरे, जैसे शिशुपालगढ़, वर्तमान भुवनेश्वर, और उड़ीसा जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी। यह नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना था, जिसमें सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी सड़कें थीं। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास हुई। तो यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्रों की बात हो रही है। यहाँ पर नगर निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास। यद्यपि नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों में यह संकेत मिलते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां इस काल से पूर्व भी विद्यमान थीं। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों चोल, चेर और पांड्य का उदय हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीनतम तमिल साहित्य में इन राज्यों तथा उनके राजाओं का उल्लेख है। तो ये जो 3 प्रमुख राज्य थे चोल, चेर और पांड्य, इनके बारे में याद रखिएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीन जो तमिल साहित्य हैं उनमें भी इन राज्यों का उल्लेख हुआ है। दक्षिणी क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्धबहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण तथा सुगंधित मसालों जैसे संसाधनों से समृद्ध थे। अतः उन्होंने न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों व साम्राज्यों के साथ भी लाभप्रद व्यापार किया, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र जो है रत्नों, स्वर्ण और सुगंधित मसालों से समृद्ध थे। आगे लिखा है 300 या 200 सामान्य संवत पूर्व के लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश समेत संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था। वस्तुएं और संस्कृति एक दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंची। तो वस्तुओं और संस्कृति का देश के अंदर तो आदान प्रदान होता ही था, लेकिन भारत से बाहर भी इनका आदान प्रदान हुआ। इसी समय महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर ऐसे नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ किया। तो यहाँ तक महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था और भारत जो है एक नए आकार में उभरा है। अब यहाँ पर जो एक चित्र दिए गए हैं जिन्हें मैंने अभी स्क्रॉल कर दिया था, अब इनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये शिशुपालगढ़ आधुनिक भुवनेश्वर उड़ीसा का एक उपनगर 1948 में प्रथम बार उत्खनित। नगर में प्रवेश वाले द्वारों में से एक जो दुर्ग की प्राचीरों के मध्य स्थित है। द्वार के बाहर जल से भरी परिखा यानी खाई देखी जा सकती है। ध्यान दें कि द्वार सोच समझकर सकरा बनाया गया था जिससे लोगों और सामान की आवाजाही पर नियंत्रण किया जा सके। अगला चित्र देखिए, ये है 1900 से 300 सामान्य संवत पूर्व तक की समय रेखा। तो इसमें दर्शाए गए हैं कुछ क्षेत्र। ये जो है महाजनपद, जनपद, इनका विस्तार कब से कब हुआ है ये समय रेखा में दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इरोड के निकट कोडुमनाल तमिलनाडु में शंख तथा रत्न उद्योग। तो ये शंख देख लीजिए, रत्न देख लीजिए, और फिर लेसन जो है समाप्त होता है। यहाँ पर सार दिया गया है। दूसरे सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व के अंत से उत्तर मध्य भारत के कुछ भागों में जनपदों का उदय हुआ। ये छोटे राज्य थे जिनका शासक एक राजा होता था जो वरिष्ठ जनों की परिषद से परामर्श लेकर निर्णय लेता था। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में 16 महाजनपद तथा
प्रथम संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इसी कालखंड में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जो गंगा क्षेत्र से दक्षिण भारत तक सभी दिशाओं में विस्तृत हो गया। लगभग 300 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है, 300 सामान्य संवत पूर्व तक महाजनपदों का अस्तित्व जो है खत्म हो चुका था। इसी अवधि में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण उपमहाद्वीप को जोड़ने वाला एक विशाल सड़क मार्ग बना। इन मार्गों के माध्यम से लोगों, वस्तुओं एवं विचारों एवं शिक्षाओं का आदान प्रदान हुआ। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये मान के चलिए कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस आप लोगों से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। इसके अलावा तो मैं और कुछ मांगती नहीं हूँ। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।